हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे वो लगभग बच्चों ने कर लिए थे और सभी बच्चों ने जवाब भी दे दिए। ठीक है ना, अच्छा लगा। अब देखिए, अब जो आज की क्लास है उसमें अपन जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है विद्युत अपघटनी सेल। मैंने कल स्टार्ट किया था विद्युत अपघटनी सेल और बाद में छोड़ दिया था उसको। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, मैंने कहा था कि फैराडे के नियम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। विद्युत अपघटनी सेल हेडिंग डाला हुआ है, परिभाषा लिखाई हुई है और उसमें लिखिए फैराडे के नियम। आज का टॉपिक है फैराडे के नियम। फैराडे के नियम, फैराडे के नियम। ठीक है ना। देखो, फैराडे ने विद्युत अपघटन के लिए दो नियम दिए थे, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे ने विद्युत अपघटन के लिए कितने नियम दिए थे? दो नियम। सबसे पहले नंबर 1, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है ना। देखो जी, फैराडे के प्रथम नियम को समझने वाली चीज है। हमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया दर्शानी है। देखो, हमने एक पात्र ले लिया, एक पात्र ले लिया और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक ये रहा, एक ये रहा। इस इलेक्ट्रोड साथ वायर, इसके साथ वायर। चलो जी, ये वाला सर्किट पूरा कर देते हैं। यहाँ पूंजी है, प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया, बाह्य विद्युत क्षेत्र बैटरी, ये तुम्हारी क्या होगी, कुंजी। अब देखो, जैसे आपने इसको इस क्षेत्र से जोड़ा तो यहाँ ये प्लस वाला है और ये क्या है, माइनस वाला, और इसके अंदर क्या डाल दिया अपन ने, विद्युत अपघटन। तो प्लस वाला जो है ना, ये काम करेगा किसकी तरह, एनोड की तरह, और माइनस वाला कैथोड। अब सेल के अंदर की चीजें बदल चुकी है, पहले माइनस एनोड था लेकिन अब सेल से बाहर की बात कर रहे हैं। और हमें पता है केमिस्ट्री में एनोड वो होता है जहां पे क्या हो, ऑक्सीकरण, और कैथोड वो होता है जहां पे क्या हो, अपचयन। तो यहाँ अब उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड ले ली, प्लस और माइनस था, एनोड और कैथोड था। ठीक है ना। यहां से हमने धारा प्रवाहित की, सपोज करो प्रवाहित की गई धारा थी आई, और हमने इस आई धारा को, प्रवाहित की गई धारा आई थी और हमने इसे क्या किया, टी समय तक क्या किया, प्रवाहित किया। ठीक है ना। अब देखो, जैसे ही यहाँ धारा प्रवाहित की जाती है, हमें पता है कि अंदर जो सिस्टम था वो धारा में प्रवाहित होते ही विद्युत अपघटन टूट जाएगा, प्लस में और माइनस में। इसमें टूट जाएगा प्लस और माइनस में। जितने भी प्लस वाले हैं वो सबके सब गमन करेंगे कैथोड की ओर, और माइनस वाले क्या करेंगे, एनोड की ओर। जो भी माइनस आयन था वो एनोड पे आएगा, एनोड पे आके इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और प्लस वाला था वो कैथोड पे जाएगा और कैथोड पे जाके क्या हो जाएगा, अपचयन। ठीक है ना। अब देखो जी, जितने भी विद्युत अपघटन विलयन लिए जाते हैं उनमें जो माइनस होता है, अधिकांश केस में जो होते हैं ना, वो अधातु होते हैं। और अधातु जब भी यहाँ आके ऑक्सीकरण करते हैं तो गैसीय उत्पाद के रूप में क्या हो जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। किसके रूप में, गैसीय उत्पाद के रूप में। और इधर जो भी जाएगा वो धातु होगा, अपचयन के बाद वो क्या होगा, इस पे जमा हो जाएगा। ठीक है ना। तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही हम विद्युत अपघटन प्रारंभ करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ जो भी पदार्थ था वो जाके कैथोड पे जमा होना शुरू हो जाता है। यानी इस विद्युत अपघटन के अंदर जो भी पदार्थ है वो जाके डिपोट कहाँ होगा, कैथोड पे। कहाँ होगा, कैथोड पे। एनोड वाले गैसीय रूप में निकल जाते हैं। अब माना कि जो पदार्थ यहाँ जमा हुआ वो था W ग्राम। कितना था, W ग्राम। क्लियर है। अब W ग्राम पदार्थ जमा होने के लिए I एम्पियर धारा कितने समय तक प्रवाहित की गई, T के लिए। तो इस चीज को देख के फैराडे ने अपना प्रथम नियम दिया। तो फैराडे क्या कहता है,
अब एग्जांपल नहीं चल रहा, सीधा नियम पढ़ रहे हैं। फैराडे क्या कहता है कि देखो जी, यहां जो इलेक्ट्रोड पे, यहां भी जमा हो रहा है, इधर भी होगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोडों पे जो पदार्थ जमा हो रहा है वो निर्भर करता है प्रवाहित की गई धारा के, करता है या नहीं करता। और जो पदार्थ जमा हो रहा है वो निर्भर करता है प्रवाहित की गई धारा कितने समय तक है इस पर भी, यानी W प्रोपोर्शनल टू I एंड T। और I एंड T को हम क्या दे देते हैं, I इंटू टी। I इंटू टी को नाम दिया जाता है Q। कितनी धारा कितने समय तक प्रवाहित की गई इसे अपन ने आवेश नाम दे दिया, तो W प्रोपोर्शनल टू Q। और जब भी Q का साइन हटाते हैं तो W इक्वल टू ZQ या W इक्वल टू ZIT। अब I अगर तुम फिजिक्स की बात करोगे तो फिजिक्स वाले I को ऐसे लिखते नहीं है, वो कहते हैं कि जी I ये होती है, तो तुम चाहो तो इस I को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। I इंटू टी, तो ZIT। यहाँ Z, यहाँ देखो इस नियम में W जो आया वो क्या था, इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा ग्राम में। I प्रवाहित की गई धारा एम्पियर में, T धारा प्रवाहित करने का समय किसमें आएगा, सेकंड में। और Z एक स्थिरांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो अब देखो इसको देख के फैराडे ने क्या कहा कि जब भी किसी विद्युत अपघट्य में, जब भी किसी विद्युत अपघट्य में कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो, या धारा T समय तक प्रवाहित की जाती है, और इसको अपन ने Q से चेंज कर दिया था, बाद में क्या बोल दिया था, Q। तो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोडों पर विद्युत अपघटन के कारण जो इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ है वो मात्रा जो है वो इस I और T पे निर्भर करती है, यानी Q पे निर्भर करती है। तो W प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, Q, और W बराबर Q। अपन ने समानुपाती का साइन डाला तो Z लगा दिया। Z क्या है, एक स्थिरांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। तो W बराबर ZQ या W बराबर ZIT। यही है फैराडे का प्रथम नियम, यानी जब भी किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पे कुछ न कुछ पदार्थ जमा होता है, और वो जमा पदार्थ जो है ना वो प्रवाहित की गई धारा और समय पे निर्भर करता है, ठीक है ना। यही है प्रथम नियम, और इसी प्रथम नियम पे खूब सारे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो तुम सबसे पहले इतना उतार लो, या मैं पहले प्रथम नियम लिखा देता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद ही उतार लेना, ठीक है ना। तो फैराडे का प्रथम नियम हेडिंग डाल लो, ये बनाना नहीं है, पहले लिखो। लिखिए, फैराडे के अनुसार, फैराडे के अनुसार, ऊपर लिख देता हूँ, फैराडे के अनुसार फैराडे के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य में I धारा T समय तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा व
समय पर निर्भर करती है। प्रवाहित धारा व समय पर निर्भर करती है, ठीक है ना। ये काम करके एक साइड में डायग्राम बना लेना और एक साइड में स्थान उतार लेना, ये उतारना, ठीक है ना। ये है फैराडे का प्रथम नियम, उतार लो, फिर इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। उतार लो। हो गया। तो ये डायग्राम बना लेना। ये जमा पदार्थ की मात्रा है। पदार्थ जमा जो होता है वो कैथोड पे ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि जहां अपचयन होगा वहीं आके जमा होगा। ऑक्सीजन वाले प्रोडक्ट अधिकतर 99% में गैसियस होते हैं, ठीक है ना। अब ये यहाँ जमा हो गया, ये अपन ने देख लिया, और W बराबर ZIT आ गया। ठीक है ना। अब देखो, अगर तुम्हें इससे न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो हमेशा Z का मान दिया जाएगा, Z का मान दिया जाएगा तभी तुम न्यूमेरिकल कर सकते हो। अब कुछ एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जो बिना Z के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो बिना Z के न्यूमेरिकल की जब बात आती है तो फैराडे का दूसरा नियम आता है। ये तो क्या है, फैराडे का प्रथम नियम। अब फैराडे का दूसरा नियम और देखते हैं। एक बात सुनो, फैराडे के प्रथम नियम में हमने एक ही विद्युत अपघटय लिया है। इस विद्युत अपघटय पर हम जो आवेश है वो कम या ज्यादा प्रवाहित कर सकते हैं ना। तो जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा किस पे निर्भर कर रही है, आवेश पे। अब देखो, यदि ये जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा सिर्फ आवेश पे निर्भर करती, किसी और चीज पे निर्भर करती नहीं, तो कोई सा भी विद्युत अपघटय ले लो, समान धारा प्रवाहित करने पर समान पदार्थ जमा होता। लेकिन अलग अलग विद्युत अपघटय लेने पर ऐसा नहीं होता। तो देखो जी, बता दिया ना। तो देखो फैराडे क्या कहता है कि इलेक्ट्रोडों पे जो पदार्थ जमा होता है वो प्रवाहित किए गए आवेश पे निर्भर करता ही करता है। इसके साथ साथ विद्युत अपघटय की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि विद्युत अपघटय किस प्रकार का है। एक तो ये निर्भर किस पे करेगा, आवेश पर, कितना आवेश प्रवाहित किया गया है, और दूसरा ये निर्भर करेगा विद्युत अपघटय की प्रकृति पर। तो पहले नियम में हमने क्या लिया, एक ही विद्युत अपघटय लिया, तो विद्युत अपघटय एक ही था, तो विद्युत अपघटय तो स्थिर हो गया और आवेश बदल रहे हैं। दूसरे नियम में क्या करेंगे, अलग अलग विद्युत अपघटय लेंगे और आवेश स्थिर रखेंगे, ठीक है ना। तो देखो फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे का दूसरा नियम। देखो प्रथम नियम में आवेश को बदला गया था, विद्युत अपघटय एक ही था। अब की बार आवेश एक ही होगा, विद्युत अपघटय क्या करेंगे, अलग अलग, ताकि प्रकृति चेंज हो, ठीक है ना। देखिए हमने